हेलो एवरीवन, वेलकम टू इलेक्ट्रिक लर्निंग। आई एम चेतन शर्मा और आज हम एक टॉपिक स्टार्ट करेंगे जो आपका रहेगा एचसीएफ और एलसीएम का। देखो, अगर एचसीएफ और एलसीएम के इंपॉर्टेंस की बात करें तो ये हर एग्ज़ाम के लिए बेहद ज़रूरी है। चाहे वो आपका रेलवे का एग्ज़ाम हो, चाहे एसएससी हो, चाहे बैंकिंग हो, इवन चाहे स्टेट गवर्नमेंट हो, हर एग्ज़ाम के अंदर एटलीस्ट 1 से 2 क्वेश्चन इसके हर बार रहते हैं। तो टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट रहेगा और बहुत अच्छे से समझेंगे और बहुत आसान टॉपिक है। लो मैं शुरुआत करता हूँ। जो टॉपिक रहेगा दैट विल बी एचसीएफ एंड एलसीएम। देखो, एचसीएफ और एलसीएम के मीनिंग की बात करें तो एचसीएफ का मतलब है हाईएस्ट कॉमन फैक्टर और एलसीएम का मतलब है लीस्ट कॉमन मल्टीपल। बिफोर स्टार्टिंग द कंप्लीट टॉपिक हम छोटा सा पार्ट सिर्फ ये समझते हैं कि एचसीएफ में इसका क्या रोल रहता है यानी फैक्टर्स का, और एलसीएम में इसका क्या रोल रहता है यानी मल्टीपल्स का। लो मैं शुरुआत करता हूँ आपका फैक्टर्स से। देखो, अगर मैं फैक्टर की बात करूं तो फैक्टर को आप ऐसे डिफाइन कर सकते हो कि वो सारे नंबर जो एक गिवन नंबर को पूरी तरह डिवाइड करेंगे वो सारे के सारे उसके फैक्टर्स होंगे। जैसे एग्जांपल लेते हैं, मान लेते हैं मेरे पास एक नंबर है 20 और मुझे इसके फैक्टर्स निकालने हैं। यानी मैं ये कह सकता हूं कि 20 के फैक्टर्स वो सारे नंबर होंगे जो 20 को पूरी तरह डिवाइड करेंगे। अब 20 को कौन कौन से नंबर हैं वो डिवाइड करते हैं। 20 को डिवाइड करेगा 2, 20 को डिवाइड करेगा 4, 5, 10 और इवन खुद 20 भी। यानी ये सारे नंबर जो हैं अगर वो 20 को डिवाइड करते हैं तो सारे के सारे क्या रहेंगे, 20 के फैक्टर्स रहेंगे। तो फैक्टर्स का मतलब सिंपल सा है कि वो नंबर जो एक गिवन नंबर को पूरी तरह डिवाइड करते हैं। जैसे एक और एग्जांपल लेते हैं, मान लेते हैं इस बार मेरे पास नंबर जो है वो 30 है और मुझे 30 के फैक्टर्स निकालने हैं। यानी मैं ये कह सकता हूँ कि वो सारे नंबर जो 30 को डिवाइड करते हैं वो सारे के सारे 30 के क्या रहेंगे, फैक्टर्स रहेंगे। अब 30 को कौन कौन से नंबर डिवाइड करते हैं। 30 को डिवाइड करता है 2, 30 को डिवाइड करता है 3, 5, 6, 10, 15 और इवन खुद 30 भी। यानी ये सारे नंबर अगर 30 को डिवाइड करते हैं तो ये सारे के सारे 30 के क्या रहेंगे, फैक्टर्स रहेंगे। तो फैक्टर्स का मतलब है वो सारे नंबर जो एक गिवन नंबर को पूरी तरह डिवाइड करेंगे। और इसके अलावा देखो, एक नंबर और होता है जिसको हम बेसिकली यूनिवर्सल फैक्टर बोलते हैं। यानी वो हर एक वैल्यू को डिवाइड करता है और वो रहता है आपका 1। यानी 1 जो है वो 30 को भी डिवाइड करेगा और 30 का भी फैक्टर होगा, और 1 जो है वो 20 को भी डिवाइड करेगा और 20 का भी फैक्टर रहेगा। तो ये सारे नंबर्स जो हैं वो 30 के फैक्टर रहेंगे क्योंकि ये सारे के सारे 30 को क्या करते हैं, डिवाइड करते हैं। अब देखो, इसको कराने का बेसिकली रीज़न क्या है जिस कारण हमने ये किया। अब एक उस पॉइंट को समझते हैं। जैसे मैं अगर ये कहूँ कि मान लेते हैं वो नंबर जो 30 को डिवाइड करेंगे, कह सकता हूँ 30 को वही नंबर डिवाइड कर सकता है जो 30 से छोटा होगा, या ज़्यादा से ज़्यादा सिचुएशन ये हो सकती है कि वो उससे इक्वल हो। यानी मैं इस पॉइंट को यहाँ लिख लेता हूँ। फैक्टर्स की अगर मैं बात करूँ, फैक्टर्स आर ऑलवेज स्मॉलर और इक्वल टू द गिवन नंबर। यानी मैं देखो ये कह सकता हूं कि जो भी फैक्टर्स रहेंगे वो हमेशा जो है छोटे होंगे, या ज़्यादा से ज़्यादा ये हो सकता है कि वो उससे इक्वल हो। बट कभी ऐसा पॉसिबल नहीं है कि 30 को एक ऐसा नंबर डिवाइड करे जो 30 से बड़ा हो, है ना। ये चीज़ तो गलत हो जाएगी। तो ये चीज़ हमने याद रखनी है कि फैक्टर्स जितने भी होते हैं दैट आर ऑलवेज स्मॉलर और इक्वल बट नेवर बी ग्रेटर। तो ये पॉइंट यहां लिख लेते हैं, बट नेवर बी ग्रेटर। तो ये छोटा सा टर्म हमें याद रखना है कि फैक्टर्स जितने भी रहेंगे वो हमेशा या तो छोटे होंगे, या ज़्यादा से ज़्यादा ये हो सकता है कि वो उससे इक्वल हो, बट कभी भी वो उससे बड़ा नहीं जाएगा। मैं ये कह सकता हूँ कि 20 को जो भी नंबर डिवाइड करेगा वो या तो 20 से छोटा होगा, या ज़्यादा से ज़्यादा ये हो सकता है कि 20 के इक्वल है,
बट कभी ऐसा पॉसिबल नहीं है कि 20 को एक ऐसा नंबर डिवाइड करे जो 20 से बड़ा हो। तो ये चीज़ हमने देखो उस टाइम पे यूज़ करनी है जब भी आप किसी केस में फैक्टर फाइंड आउट करोगे, या जब भी किसी केस में आप एचसीएफ फाइंड आउट करोगे। तो मैं ये कह सकता हूँ कि अगर मेरे पास ऑप्शन जो है एक गिवन नंबर से बड़ी होती है तो वो ऑप्शन एलिमिनेट की जा सकती है। ये हमें उस टाइम पे ज़्यादा अच्छे से समझ में आएगा जब हम इससे रिलेटेड क्वेश्चन करेंगे ऑन लेटर ऑन। अभी के लिए हम सिर्फ इतना याद रखते हैं कि फैक्टर्स जो होते हैं दैट आर ऑलवेज स्मॉलर और इक्वल बट नेवर बी ग्रेटर। अब इसी से जुड़ा हुआ अगर मैं बात करूं एलसीएम की, अब एक बार उसको भी समझ लेते हैं। एलसीएम के लिए जो हमें ज़रूरी रहेगा समझना वो रहेगा आपका मल्टीपल्स वाला पार्ट। अब एक बार इसको समझते हैं कि मल्टीपल का मीनिंग क्या रहेगा। देखो अगर मल्टीपल को डिफाइन करें ना तो सिंपल भाषा में आप ये कह सकते हो कि एक नंबर के वो सारे मल्टीपल्स होंगे जो उसके टेबल पे रहेंगे। जैसे मैं सिंपल एग्जांपल लेता हूँ, मान लेते हैं मेरे पास एक नंबर है 30 और इस बार मुझे इसके मल्टीपल्स निकालने हैं। मल्टीपल्स का मतलब वो सारे नंबर जो 30 के टेबल पे रहेंगे। अब 30 के टेबल पे कौन कौन से नंबर रहते हैं? 30 के टेबल पे रहेगा 30, 60, 90, 120 एंड सो ऑन। यानी मैं ये कह सकता हूँ कि अगर ये सारे नंबर जो हैं वो 30 के टेबल पे रहते हैं, 30 के ही मल्टीप्लायर हैं, तो सारे के सारे 30 के क्या रहेंगे? मल्टीपल्स रहेंगे। जैसे देखो एक और एग्जांपल लेते हैं, मान लेते हैं मेरे पास नंबर जो है वो 20 है और इस बार मुझे 20 के मल्टीपल्स निकालने हैं। तो मैं ये कह सकता हूँ वो सारे नंबर जो हैं वो 20 के मल्टीपल होंगे जो 20 के टेबल पे रहते हैं। अब 20 के टेबल पे क्या क्या रहता है? शुरुआत होगी 20 से, 40, 60, 80, 100 एंड सो ऑन। यानी ये सारे नंबर अगर 20 के टेबल पे रहते हैं तो सारे के सारे क्या रहेंगे? 20 के मल्टीपल्स रहेंगे। तो मल्टीपल का मतलब आप सिंपल भाषा में ये समझ सकते हो कि मल्टीपल वो सारे नंबर होते हैं जो एक नंबर के मल्टीप्लायर्स हैं या उस नंबर के टेबल पे रहते हैं, सारे के सारे मल्टीपल रहेंगे। अब मल्टीपल का देखो कराने का रोल बेसिकली क्या है, हमने इसमें क्या पॉइंट समझना है। मैं ये कह सकता हूँ कि मल्टीपल जितने भी होते हैं ना उनकी शुरुआत उसी नंबर से होती है और उसके बाद जितने भी मल्टीपल्स होंगे वो हमेशा उससे बड़े होंगे। तो मल्टीपल वाले केस में हमने ये पॉइंट याद रखना है कि मल्टीपल्स आर ऑलवेज ग्रेटर और इक्वल टू द गिवन नंबर। यानी मल्टीपल्स जितने भी होते हैं या तो वो सारे के सारे ग्रेटर होंगे या वो इक्वल होगा उस नंबर से। बट क्या कभी ऐसा पॉसिबल है कि 20 के टेबल पे एक ऐसा नंबर रहे जो 20 से छोटा हो? तो वो चीज़ तो सोचनी गलत होगी। तो ये याद रखना है कि मल्टीपल जितने भी होते हैं दैट आर ऑलवेज ग्रेटर और इक्वल बट नेवर बी स्मॉलर। तो ये छोटा सा पॉइंट हमें याद रखना है जो कि रहेगा आपका मल्टीपल वाले केस में, कि मैं ये कह सकता हूँ कि 30 के टेबल में जितने भी नंबर्स आएंगे वो हमेशा या तो 30 से बड़े होंगे या ये हो सकता है कि वो उससे इक्वल हो। बट कभी ऐसा पॉसिबल नहीं है कि 30 के टेबल में ऐसा एक नंबर रहे जो 30 से छोटा हो, वो तो चीज़ें गलत हो जाएगी। तो छोटा सा ये डिफरेंस हमें पता होना चाहिए कि मल्टीपल में और फैक्टर में क्या डिफरेंस है, तभी आप इजीली समझ पाओगे कि एचसीएफ और एलसीएम के अंदर हमारा क्या डिफरेंस रहेगा। तो मैं इससे जुड़ा कुछ सवाल लेता हूँ, आइए शुरू करते हैं। जो आपको टॉपिक रहेगा एचसीएफ एंड एलसीएम का। लो अगर मैं शुरुआत के लिए शुरुआत करता हूँ पहले एचसीएफ से। अब देखो अगर हम एचसीएफ को थोड़ा सा डिफाइन करें तो एचसीएफ का मतलब रहेगा एच इज़ फॉर हाईएस्ट, सी इज़ फॉर कॉमन एंड एफ इज़ फॉर फैक्टर।
यानी मैं देखो अगर इसको डिफाइन करना चाहें, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, यानी बड़े से बड़ा जो कॉमन रहेगा और जो फैक्टर होगा, फैक्टर का मतलब है जो डिवाइड करेगा, यानी मैं इसको यहां लिख सकता हूं दैट आर डिवाइजर, यानी जो डिवाइड करेगा दैट विल बी डिवाइजर, डिवाइड करने वाला, यानी बड़े से बड़ा ऐसा नंबर जो डिवाइड करेगा वो आपका एचसीएफ रहेगा। समझते हैं, देखो इसका मतलब क्या है। जैसे अगर मैं कहूं, मान लेते हैं मेरे पास दो नंबर्स हैं, एक मान लेते हैं 12 है और एक मान लेते हैं 36 है। अब मुझे ये फाइंड आउट करना है कि इन नंबर्स का बड़े से बड़ा ऐसा नंबर जो दोनों का कॉमन फैक्टर होगा। फैक्टर का मतलब है डिवाइजर होगा, यानी वो जो नंबर रहेगा वो 12 को भी डिवाइड करेगा और वो नंबर जो रहेगा वो 36 को भी डिवाइड करेगा। अब देखो अगर मैं कहूं कि 12 और 36 दोनों के दोनों जो हैं वो 2 से डिवाइड होते हैं, या दोनों के दोनों जो हैं वो 3 से डिवाइड होते हैं, या दोनों के दोनों जो हैं वो इवन 6 से भी डिवाइड हो रहे हैं, बट अगर वो बात कर रहा है हाईएस्ट की, तो हाईएस्ट का मतलब है बड़े से बड़ा ऐसा नंबर जो 12 को भी डिवाइड करेगा और 36 को भी डिवाइड करेगा, वो 12 है। अगर 12 से बड़ा नंबर पॉसिबल नहीं है जो इन नंबर्स को डिवाइड करे, तो मैं ये कह सकता हूं कि बड़े से बड़ा ऐसा नंबर जो दोनों वैल्यूज को डिवाइड कर रहा है वो 12 है। यानी एचसीएफ को देखो आप इस तरह से डिफाइन कर सकते हो कि एचसीएफ एक ऐसा फैक्टर रहेगा जो बड़े से बड़ा होगा और जो दोनों वैल्यूज को डिवाइड कंप्लीटली करेगा, दैट इज एचसीएफ रहेगा। अब ये तो हमने जनरल फॉर्म में जाना कि एचसीएफ का मतलब क्या है। अब इसको निकालने के जो जो तरीके यूज होते हैं, अब एक बार उनको समझते हैं। तो मैं एक एग्जांपल लेता हूं। एचसीएफ निकालने का जो पहला मेथड रहता है उसको हम बोलते हैं प्राइम फैक्टराइजेशन। प्राइम फैक्टराइजेशन का मतलब है इस केस में मुझे नंबर्स को फैक्टराइज करना पड़ेगा, और किस फॉर्म में, प्राइम नंबर्स की फॉर्म में। और किन किन चीजों का ध्यान रखना है एक बार उसको समझ लेते हैं। फर्स्ट एक पॉइंट हमें ये याद रखना है कि जो भी दोनों नंबर्स में कॉमन रहेगा उसको हमने इंक्लूड करना है। और सेकंड पॉइंट हमने ये याद रखना है कि जो भी आपके पास उस कॉमन पार्ट का पावर रहेगा उसको हमेशा मिनिमम लेना है। यानी फर्स्ट रहेगा कि जो भी नंबर्स के अंदर कॉमन रहेगा उसको इंक्लूड करेंगे, सेकंड रहेगा उस कॉमन चीजों का जो पावर रहेगा वो हमेशा मिनिमम लेना है। जैसे मैं एग्जांपल लेता हूं, मान लेते हैं इसी केस की अगर मैं बात करूं, फर्स्ट स्टेप रहेगा जो भी आपके नंबर्स हैं मुझे उनको फैक्टराइज करना है प्राइम नंबर्स के फॉर्म में। अब जैसे अगर मैं 12 की बात करूं तो 12 का मतलब है 4 इंटू 3, और मैं कह सकता हूं 2⁻² इंटू 3। और यही चीज़ अगर मैं 36 की बात करूं तो 36 का मतलब रहेगा 2⁻² इंटू 3⁻²। यानी फर्स्ट स्टेप हमारा ये रहेगा कि मुझे नंबर्स को फैक्टराइज करना है, किस फॉर्म में, प्राइम नंबर्स की फॉर्म में। अगर आप ओरली कर सकते हो तो बहुत अच्छा है। इन केस अगर आप शुरुआत में इस मेथड को फॉलो करो तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, हमारा काम सिर्फ और सिर्फ फैक्टर्स निकालने का रहेगा। अब आइए शुरुआत करते हैं। अगर मैं कहूँ कि दोनों नंबर्स के जो फैक्टर्स किए उसके अंदर कॉमन की बात करें, तो दोनों के अंदर कॉमन जो है वो आपके पास 2 है, और दोनों के अंदर कॉमन जो है वो आपके पास 3 है। सेकेंड पॉइंट ये याद रखना है कि जो भी आपने कॉमन उठाया उसकी पावर हमेशा मिनिमम लेनी है। यानी अगर मैं देखो 2 की मिनिमम पावर की बात करूं तो 2 की मिनिमम पावर जो है वो 2 है, और 3 की अगर मैं मिनिमम पावर की बात करूं तो दैट विल बी 1, यानी 2⁻² इंटू 3 आपका आंसर रहेगा 12। यानी मैं देखो ये कह सकता हूं कि 12 एक ऐसा नंबर है जो बड़े से बड़ा होगा और जो इन दो वैल्यूज को डिवाइड करेगा, यानी इनका एचसीएफ रहेगा। अगर 12 से बड़ा नंबर पॉसिबल नहीं है देन HCF विल बी 12 ऑफ दीज नंबर्स। लेट्स टेक वन मोर एग्जांपल। हम एक और एग्जांपल लेते हैं। इस बार मैं नंबर थोड़े से मुश्किल लेता हूं।
मान लेते हैं, देखो क्वेश्चन क्या कह रहा है, कह रहा है आपको फाइंड आउट करना है HCF 210 और 385 का। अब देखो अगर मैं कहूँ मेरे पास इस बार नंबर जो है वो ग्रेटर है, तो चाहे आप इसको फैक्टर करो, यानी ट्रेडिशनल मेथड को फॉलो करो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। मैं एक बार शुरुआत करता हूँ। मान लेते हैं अगर हम बात करें 210, लो जी, फर्स्ट इज ऑन 2, ऑन 5, ऑन 3, यानी अगर मैं इनको फैक्टराइज फॉर्म में लिखूं तो मैं लिख सकता हूं 2 इंटू 5 इंटू 3 इंटू 7। यानी पहला काम हमारा ये रहेगा कि मुझे नंबर्स को फैक्टराइज करना है, और किस फॉर्म में, प्राइम नंबर्स की फॉर्म में। सेम मैं आता हूं दूसरे नंबर यानी 385 पे। अब अगर मैं देखो 385 की बात करूं, लो जी, दिस इज डिवाइड ऑन 5, 7 is 35, 7 is 35 ऑन 7, यानी अगर इसको मैं फैक्टराइज करके लिखूं तो मेरा नंबर रहेगा 5 इंटू 7 इंटू 11। तो दोनों टर्म्स हैं वो फैक्टराइज्ड फॉर्म में है। अब अगर मैं बात करूं दोनों में कॉमन की है, तो दोनों के अंदर कॉमन एक तो 5 आ रहा है, और दोनों में कॉमन जो है वो 7 आ रहा है। तो मैं ये कह सकता हूं अगर मुझे HCF फाइंड आउट करना है तो कॉमन कॉमन उठा लेते हैं। 5 कॉमन है, इंटू 7, यानी यहाँ जो मेरा आंसर रहेगा दैट विल बी 35। 35 जो है वो ऐसा एक नंबर रहेगा जो बड़े से बड़ा होगा और जो 210 और 385 को पूरी तरह डिवाइड करेगा, यानी इन वैल्यूज़ का HCF रहेगा। मैं एक एग्जांपल देखो और लेता हूँ, और इस बार यही जो वैल्यूज़ हैं उनको थोड़ा सा बड़ा लेते हैं कि हमें थोड़ा सा डिफरेंस है वो क्लियर हो। लो सवाल ले रहा हूँ, फाइंड द HCF ऑफ 1095 एंड 1168। यानी मुझे इस बार HCF निकालना है 1095 एंड 1168 का। देखो इस कंडीशन में अगर मैं बात करूँ ना, तो मेरे पास दोनों वैल्यूज़ जो हैं उनकी वैल्यू ज़्यादा है। अगर मैं इनको फैक्टराइज करूँगा तो इवन टाइम ये ज़्यादा कंज्यूम करेगा। तो इन केस अगर आपके पास नंबर बड़े होते हैं और आपको HCF निकालना है और वहाँ पे फैक्टराइज करने का टाइम नहीं है, तो यहाँ पे आप अपना दूसरा मेथड है उसको फॉलो कर सकते हो। अब इसका एक सेकंड मेथड देखते हैं। सेकंड मेथड को कहा जाता है डिवीजन मेथड। यानी डिवीजन मेथड में देखो हमने करना क्या है, जो भी आपके पास बड़े वाला नंबर रहेगा उससे छोटे वाले नंबर को ही डिवाइड करेंगे। और डिवीजन का प्रोसेस समझते हैं कैसे है। यानी इस कंडीशन में 1168 को डिवाइड करेगा 1095। वन 1095 इज ऑन 1, माइनस करते हैं। अब देखो इस कंडीशन में हमने करना क्या है, अगर मैं कहूँ ना फर्स्ट वाले टर्म डिवाइड करने के बाद कुछ रिमाइंडर बचा, और जो रिमाइंडर बचा वो डिवाइजर से स्मॉलर है, तो यहाँ पे हम स्विच करेंगे। और स्विच किस तरह से करेंगे, जो आपका पहले वाला डिवाइजर है अब रिमाइंडर उस डिवाइजर को फर्दर डिवाइड करेगा। ये प्रोसेस हमने तब तक करना है जब तक इसका रिमाइंडर जो है वो 0 नहीं बन जाता। तो एक बार इसको कंप्लीट करते हैं। 73 इज ऑन 1, नेक्स्ट टर्म उतार लेते हैं। अब देखो अगर मैं कहूँ 365 जो है वो 73 से अभी ग्रेटर है, तो हमने स्विच नहीं करना, अभी हम इसी से डिवाइड करेंगे। यानी 73 इज ऑन 5, 365, और माइनस करें तो रिमाइंडर क्या आ रहा है, दैट विल बी 0। जिस भी रिमाइंडर से, या ये कहूँ कि जिस भी डिवाइजर से आपका रिमाइंडर जो है वो 0 बनेगा, दोनों टर्म्स का HCF जो है वही रहेगा। यानी मैं ये कह सकता हूँ कि इन दो नंबर्स का जो HCF रहेगा दैट विल बी 73।
देखो क्लियर है। अच्छा, इसी मेथड को यानी डिवीजन मेथड को मैं एक बार पहले वाले क्वेश्चन पे भी अप्लाई करता हूं, आपको एक छोटा सा पॉइंट है वो समझ में आएगा। पहले वाले क्वेश्चन को अगर मैं फिर से रिपीट करूं, मान लेते हैं हमें HCF निकालना है 210 और 385 का। इस बार हम इसको डिवीजन मेथड से सॉल्व करेंगे कि हमें थोड़ा सा क्लियर हो कि डिवीजन मेथड किस तरह से फॉलो होगा। लो 385 जो कि बड़ा नंबर है उसको स्मॉलर से मैं डिवाइड कर रहा हूँ और प्रोसेस समझते हैं क्या है। 210 इज ऑन 1 285 सॉरी 210 और अगर मैं माइनस करूं तो ये बन रहा है आपके पास 175। अब देखो रिमाइंडर जो है वो डिवाइजर से स्मॉलर चला गया तो मैं स्विच करते हुए चलूँगा, यानी अब 175 जो है वो 210 को डिवाइड करेगा और इस प्रोसेस को हमने तब तक चलाना है जब तक आपका रिमाइंडर 0 नहीं बन जाता। लो अगर मैं इसको माइनस करूँ तो ये बनता है आपका 35। अब फिर से 35 जो है वो 175 से स्मॉलर है तो 35 जो है वो डिवाइड करेगा 175 को। 35 इज ऑन 5 175 और माइनस करें तो रिमाइंडर आपका 0। तो मैं ये कह सकता हूँ इस बार जो रिमाइंडर 0 बना है वो किस डिवाइजर से बना है, 35 से। तो इन दो नंबर्स का जो डिवाइजर रहेगा वो आपका 35 रहेगा, यानी बड़े से बड़ा जो कॉमन फैक्टर रहेगा दैट विल बी 35। तो एक छोटा सा पार्ट था जो बेसिकली आपका डिवीजन मेथड है जिसके थ्रू आप HCF फाइंड आउट कर सकते हो। अच्छा देखो, इस केस में जो आपका HCF निकालने का डिवीजन मेथड था वो थोड़ा सा कैलकुलेटिव गया। हम लेटर ऑन ये भी देखेंगे कि किस क्वेश्चन में हमें डिवीजन मेथड अप्लाई करना है यानी हमारा टाइम उसमें सेव होगा, या किस क्वेश्चन में हमें फैक्टराइजेशन मेथड अप्लाई करना है यानी हमारा टाइम उस केस में सॉल्व होगा। अब इससे जुड़े कुछ क्वेश्चन और लेते हैं सो दैट आपकी प्रैक्टिस जो है वो और इंक्रीज होगी। ये स्टूडेंट्स अब HCF से जुड़ा एक और सवाल लेते हैं। देखो क्वेश्चन कुछ इस फॉर्म में है, कह रहा है फाइंड द HCF ऑफ दीज 3 नंबर्स। और इस बार उसने क्या किया कि मेरे पास जो नंबर्स गिवन है उनको फैक्टराइज्ड फॉर्म में ही दिया, तो हमारा काम जो है वो आसान रहा। अब देखो अगर आपको HCF निकालना है तो हमने अभी 2 पॉइंट्स पढ़े हैं। पहला तो ये था कि हमने कॉमन इंक्लूड करना है, और सेकंड पॉइंट हमने ये पढ़ा था कि जो पावर्स ली जाती थी वो हमेशा मिनिमम लेते हैं। तो मैं ये कह सकता हूँ यहाँ पे जो पावर रहेगी वो आपकी मिनिमम रहेगी। अब अगर इन सभी के अंदर मैं कॉमन की बात करूँ तो सभी में कॉमन जो है एक तो 2 नज़र आ रहा है और सभी में कॉमन जो है वो 3 नज़र आ रहा है और सभी के अंदर कॉमन जो है वो आपका 5 नज़र आ रहा है। 7 यहाँ है यहाँ नहीं है, अनकॉमन हुआ। 11 यहाँ है यहाँ नहीं है तो दैट मीन्स ये अनकॉमन हुआ। और इसके अलावा अगर मैं बात करूँ पावर्स मिनिमम की तो 2 की मिनिमम जो पावर यहाँ नज़र आ रही है 2 है, 3 की मिनिमम पावर की बात करूँ तो 2 है, और अगर 5 की मिनिमम पावर की बात करूँ तो 1 है। यानी इस अकॉर्डिंग मेरा जो HCF बनना चाहिए वो ये रहेगा। और अगर मैं इसको ऑप्शन अकॉर्डिंग चेक करूं तो मेरे पास ऑप्शन नंबर डी जो है वो इसका एक वैलिड आंसर बन रहा है जो मेरा आंसर रहेगा। अब देखो ये जो अप्रोच थी ये तो कंसेप्चुअल थी। अगर मैं कहूँ ना इसी केस में आप और टाइम सेव करना चाहो तो अब उसके अकॉर्डिंग चलते हैं। मान लेते हैं अगर इस केस में मेरे पास ऑप्शंस जो है वो वैलिड है, वैलिड का मतलब है किसी भी ऑप्शन में नन ऑफ दिस नहीं है तो हमारा कोई रिस्क नहीं रहेगा। अब एक बार समझते हैं कैसे हमने इसको सॉल्व करना है। देखो अगर मैं कहूँ कि मैंने HCF निकालना है तो ये तो जाहिर सी बात है कि मुझे कॉमन पार्ट उठाना है, और अगर इसी केस में बात करें कॉमन टर्म्स के अलावा जो नंबर्स बचेंगे, जैसे एक यहाँ पे नंबर है जो किसी में कॉमन नहीं है जैसे 11 है, ना ये 11 यहाँ है ना ये 11 यहाँ है, दैट मीन्स अगर मैं HCF लूँगा तो जाहिर सी बात है उसमें 11 नहीं आएगा। अब अगर मैं ऑप्शन के अकॉर्डिंग चलूँ और किसी ऑप्शन में आपको 11 नज़र आ रहा है तो डेफिनेटली वो HCF जो है वो नहीं हो सकता। यानी अगर मैं ऑप्शन एलिमिनेट करते हुए चलूं तो मेरा पहला ऑप्शन है वो डेफिनेटली एलिमिनेट हो रहा है, और मेरे पास थर्ड ऑप्शन है वो भी डेफिनेटली एलिमिनेट हो रहा है। सेकंड अगर मैं बात करूं मिनिमम पावर्स की तो 2 की मिनिमम पावर यहाँ पे 2 नज़र आ रही है, तो मैं ये कह सकता हूँ कि 2 की मिनिमम पावर जो है वो 2 है, उससे छोटी किसी में नहीं है।
तो अगर ऑप्शन में किसी केस में मेरे पास 2 से ज़्यादा पावर है तो दैट मीन्स वो भी एलिमिनेटेड है, क्योंकि मुझे पावर मिनिमम लेनी है। अब 2 की पावर अगर मैं कहूँ 4, तो क्या ये ऑप्शन जो है वो वैलिड है? तो इस तरह से आप आंसर जो है वो जल्दी अप्रोच कर सकते हो अगर आप ऑप्शंस एलिमिनेट करना सीखो। तो हम हर क्वेश्चन को हर तरीके से सॉल्व करेंगे कि डिपेंड करता है कि एग्जाम में आपके पास ऑप्शन एलिमिनेशन जो है वो बेहतर रहेगा या आपके पास कंसेप्ट है वो बेहतर रहेगा। आइए अब इसी में जुड़ा हुआ एक और तरीका लेते हैं। देखो अभी तक जो हमने क्वेश्चन किए वो किए एचसीएफ के बेसिस पे। अब मैं क्वेश्चंस जो ले रहा हूँ वो ले रहा हूँ एलसीएम के बेसिस पे। पहले तो हम ये जानते हैं कि एलसीएम का मीनिंग जो है वो बेसिकली क्या है। अब देखो अगर एलसीएम की बात करें तो एलसीएम का मतलब है एल स्टैंड फॉर लीस्ट, सी स्टैंड फॉर कॉमन एंड एम स्टैंड फॉर मल्टीपल। यानी एलसीएम को आप ऐसे डिफाइन कर सकते हो कि ऐसा एक नंबर जो छोटे से छोटा होगा और जो कॉमन होगा और मल्टीपल का मतलब है वो उन नंबर्स के टेबल पे होगा, यानी उनका मल्टीप्लायर होगा। तो मैं लिख देता हूं कि वो नंबर्स जो उसके टेबल पे रहेंगे। अब देखो इसको पहले समझते हैं कि एलसीएम का बेसिकली मीनिंग रहता क्या है। अब जैसे अगर मैं सपोज करो एक एग्जांपल लेता हूं, मान लेते हैं मेरे पास एक नंबर 8 है और एक नंबर 24 है और मुझे एक ऐसा नंबर चाहिए जो छोटे से छोटा हो, दोनों का कॉमन मल्टीपल हो। मल्टीपल का मतलब है वो नंबर जो है वो 8 के टेबल पे भी रहेगा और वो नंबर जो है वो 24 के टेबल पे भी रहेगा। अब अगर मैं कहूँ 8 के टेबल पे या 24 के टेबल पे, दोनों के टेबल पे 48 आता है या दोनों के टेबल पे 144 भी आता है। बट अगर वो बात कर रहा है कि मुझे लोएस्ट नंबर चाहिए, यानी छोटे से छोटा ऐसा नंबर जो 8 के टेबल पे भी रहेगा, 24 के टेबल पे रहेगा, वो आपके पास 24 आ रहा है। अगर 24 से छोटा नंबर जो है वो पॉसिबल नहीं है तो मैं कह सकता हूं 24 एक ऐसा नंबर रहेगा जो दोनों का कॉमन मल्टीप्लायर है और वो छोटे से छोटा है। अब इससे जुड़ा हुआ एक सवाल लेते हैं। ये तो हमने एक जनरल फॉर्म में देखा कि एलसीएम है क्या। मान लेते हैं मैं एक एग्जांपल लेता हूं। देखो स्टेटमेंट आपसे कुछ ऐसा पूछ रहा है, फाइंड द एलसीएम ऑफ 26 एंड 56। अब देखो एक तो मेथड जो हम बचपन से पढ़ते आए हैं जिसको हम ट्रेडिशनल मेथड बोलते हैं, जो इस फॉर्म में होते हैं, या तो हम देखो इसको फॉलो कर सकते हैं अगर आपका अच्छी प्रैक्टिस जो है वो इस पे है, या इसके अलावा जो एक दूसरा मेथड रहता है हम एक बार उसको समझ लेते हैं कि वो मेथड क्या है। मेथड को कहा जाता है प्राइम फैक्टराइजेशन, यानी अगेन मुझे इस केस में नंबर्स जो है उनको फैक्टराइज करना है प्राइम नंबर्स की फॉर्म में, और जिन जिन पॉइंट्स का ख्याल रखना है एक बार उसको समझ लेते हैं। फर्स्ट एक पॉइंट रहेगा कि जो भी आपके पास कॉमन रहेगा उसको हमने इंक्लूड करना है, और सेकंड रहेगा कि जो आपके पास अनकॉमन पार्ट भी रहेगा वो भी इंक्लूड होगा, और थर्ड पॉइंट हमने याद रखना है कि चाहे कॉमन हो चाहे अनकॉमन हो, सभी की पावर जो है वो हमने मैक्सिमम लेनी है। यानी हमने कॉमन इंक्लूड करना है, हमने जो अनकॉमन यानी जो चीज़ बचेगी उसको भी इंक्लूड करना है, एलसीएम में वो भी रहेगा, और पावर जो रहती है वो हमेशा मैक्सिमम ले जाती है। तो अब एक बार इसको इस पर अप्लाई करते हैं। जैसे मैं ये कहूँ कि मान लेते हैं इन वैल्यूज़ को मुझे फैक्टराइज करना है, तो 26 को मैं लिख सकता हूँ 2 × 13 प्राइम नंबर्स के फॉर्म में, और इसको लिखा जा सकता है 7 × 8 56।
यानी 7 इज मल्टीप्लाई बाय 2⁻³ यानी जितना आप ओरली करोगे उतना आपके लिए ज़्यादा बेनिफिट है, आपका आंसर जो है वो जल्दी अप्रोच हो जाएगा। लो अगर मैं देखो दोनों केसेस में फर्स्ट बात करते हैं कॉमन की। अब अगर मैं कहूँ कॉमन दोनों के अंदर जो है वो सिर्फ और सिर्फ 2 है तो कॉमन इंक्लूड किया। सेकंड पॉइंट रहेगा जो अनकॉमन है वो भी हमने इंक्लूड करना है। अब अगर मैं कहूँ 13 यहाँ है यहाँ नहीं है, एलसीएम के अंदर उसको भी इंक्लूड करते हैं। और अगर मैं कहूँ 7 यहाँ है यहाँ नहीं है तो उसको भी यहाँ पे इंक्लूड किया जाएगा। अब लास्ट स्टेप रहेगा कि पावर्स जो हमने लेनी है वो हमेशा मैक्सिमम लेनी है। अब अगर 2 के मैक्सिमम पावर की बात करूं तो मेरे पास 3 है। अब 13 हो चाहे 7 हो सभी की मैक्सिमम पावर 1 ही है तो इसकी पावर जो है वो 1 ही रहेगी। अब मल्टीप्लाई करके सॉल्व करो, आपके पास आंसर रहेगा। यानी मैं कह सकता हूं ये बन रहा है आपका 728। तो अगर कभी भी आपको एलसीएम निकालना पड़ा फैक्टराइज्ड फॉर्म में तो उसका प्रोसेस जो रहता है वो कुछ इस तरह से रहता है। आइए नेक्स्ट एक कंसेप्ट और जानते हैं। अभी तक हमने देखो सीखा एचसीएफ के बारे में और एलसीएम के बारे में। अब इससे जुड़े कुछ सवाल और लेते हैं जिस टाइप के क्वेश्चन आपको प्रीवियस एग्जाम्स में मिलेंगे। तो ये तो देखो बेसिक सा पार्ट था एक आपका एचसीएफ का और आपके एलसीएम का। अब इन्हीं से जुड़े हुए थोड़े से हायर लेवल की तरफ मैं चल रहा हूँ, समझेंगे क्वेश्चन किस फॉर्म में आता है। ये टाइप का क्वेश्चन आपको सीजीएल के अंदर इवन मल्टीपल टाइम्स मिलेगा, चाहे वो आपका सीजीएल हो चाहे वो आपका एलडीसी हो, एसएससी के अंदर बहुत बार मिलेगा। आप लास्ट ईयर एग्जाम में भी चेक कर सकते हैं। देखो क्वेश्चन की फॉर्मेशन जो है वो किस तरह से होती है। आपके पास 2 नंबर्स का एचसीएफ गिवन होगा और उन्हीं 2 नंबर्स का एलसीएम भी गिवन होगा। जैसे मैं इसको टाइप बता देता हूं, ये टाइप जो है वो किस तरह से डिफाइन होगी। हमारे पास 2 नंबर्स का मान लेते हैं एचसीएफ कुछ गिवन है और ये मान लेता हूं कि जो एचसीएफ गिवन है, कुछ भी एग्जांपल ले लेते हैं, मान लेते हैं ए है। और उस कंडीशन में हमें अगर 2 नंबर्स को एज्यूम करना है तो उसका प्रोसेस क्या रहता है। प्रोसेस ये रहता है कि जो भी आपके पास एचसीएफ है हमने उस नंबर्स में उस एचसीएफ को इंक्लूड करना है और उसके साथ एक नंबर लेंगे। मान लेते हैं यहाँ पे एक्स एज्यूम कर लेते हैं और यहाँ पे वाई, और यहाँ पे जो एक्स और वाई रहेगा वो रहेगा आपका को प्राइम नंबर्स। अब पहले तो ये समझ लेते हैं कि अगर मैं को प्राइम की बात करूं तो को प्राइम का मतलब बेसिकली क्या रहेगा। जैसे देखो एक एग्जांपल लेते हैं, मान लेते हैं मेरे पास 2 नंबर्स गिवन है 3 और 5। क्या ऐसा कोई नंबर है जो इन दोनों नंबर्स को कंप्लीटली डिवाइड करेगा, यानी वो नंबर 3 को भी डिवाइड करे और वो नंबर 5 को भी डिवाइड करे। तो मैं ये कह सकता हूँ कि दोनों को नंबर जो डिवाइड कर रहा है वो 1 कर रहा है, 1 के अलावा और कोई नंबर है जो दोनों को डिवाइड कर रहा है। अगर डिवाइड नहीं कर रहा तो ये दोनों के दोनों नंबर्स जो रहेंगे वो आपके को प्राइम रहेंगे। एक और एग्जांपल लेते हैं, मान लेते हैं मेरे पास एक नंबर 9 है और एक नंबर 25 है। क्या ये पेयर जो है वो को प्राइम का रहेगा। अब देखो 9 और 25 की अगर मैं बात करूं तो 9 को अगर कोई नंबर डिवाइड करे और उसी वही नंबर 25 को डिवाइड करे, क्या ऐसा कोई नंबर पॉसिबल है जो 9 और 25 दोनों को डिवाइड करे। तो मैं कह सकता हूँ सिर्फ और सिर्फ 1 है। अगर 1 के अलावा कोई और नंबर नहीं है तो ये भी पेयर जो रहेगा वो आपका को प्राइम का रहेगा। यानी को प्राइम को आपने ऐसा बिल्कुल नहीं सोचना कि दोनों नंबर्स प्राइम होंगे। अब ना ही 9 प्राइम है ना ही 25 प्राइम है, बट अगर ये दोनों नंबर जो है वो किसी भी कॉमन टेबल से डिवाइड नहीं होते सिवाय 1 के, तो ये भी एक पेयर जो रहेगा वो को प्राइम का रहेगा। तो को प्राइम नंबर्स को आप ऐसे समझ सकते हो कि ऐसे 2 नंबर्स जो कि जिनका एचसीएफ बेसिकली 1 रहेगा, यानी वो 1 के अलावा और किसी भी नंबर से डिवाइड नहीं होंगे। अब आते हैं अपने क्वेश्चन को कंप्लीट करते हैं। तो मैं ये कह सकता हूं कि नंबर एज्यूम करने के लिए फर्स्ट जो नंबर कंसीडर होगा वो ax रहेगा और सेकंड जो नंबर कंसीडर होगा वो ay रहेगा। अब इससे जुड़ा हुआ एक सवाल लेते हैं जो आपको प्रीवियस पेपर्स में मिलेगा।
क्वेश्चन का फॉर्मेशन देखो क्या था, कह रहे हैं HCF ऑफ टू नंबर्स is 16 and their LCM is 160। क्वेश्चन दो तरीके से पूछ सकते हैं, या तो कहेगा इफ नंबर्स आर इन बिटवीन 20 to 90 देन फाइंड नंबर्स, कि अगर नंबर्स जो हैं वो 20 से 90 के बीच में लाई करते हैं तो मुझे नंबर्स फाइंड आउट करना है। यह क्वेश्चन का फॉर्मेशन एक और तरीके से हो सकता है, कहेगा फाइंड सच नंबर ऑफ पेयर्स एग्जिस्ट, यानी इस तरह के कितने नंबर ऑफ पेयर्स जो हैं दैट विल एग्जिस्ट। अब देखो, अगर मैं ये कहूं कि मेरे पास HCF जो है वो दो नंबर्स का गिवन है 16, और मुझे यहाँ पे सपोज करो नंबर्स को एज्यूम करना है, तो मैं ये कह सकता हूँ दोनों के अंदर 16 कॉमन लेंगे और साथ में x और y जो कि को प्राइम नंबर रहेंगे। तो मैं ये कह सकता हूँ कि अगर मुझे यहाँ पे नंबर्स एज्यूम करने हैं तो मैं ये मान लेता हूँ पहला जो नंबर रहेगा वो 16x रहेगा और दूसरा जो नंबर रहेगा वो 16y रहेगा। अब देखो, उसने नंबर्स फाइंड आउट करने के लिए जो मेरे को कंडीशन दी है वो बेसिकली दोनों नंबर्स का एलसीएम दिया है। तो अगर उसने मेरे को दोनों नंबर्स का एलसीएम दिया है या जो भी उसने कंडीशन दी है, मुझे इन नंबर्स के ऊपर वही कंडीशन अप्लाई करनी है। यानी मैं देखो ये कह सकता हूं कि अगर मुझे एलसीएम दिया है तो मुझे इन नंबर्स का एलसीएम लेना पड़ेगा। अब एलसीएम में हमने एक चीज़ पढ़ी थी कि एलसीएम में एक तो हम कॉमन इंक्लूड करते हैं, सेकेंड पढ़ा था कि जो अनकॉमन रहेगा वो भी इंक्लूड करते हैं, और थर्ड पॉइंट हमने किया कि जो पावर रहती है वो हमेशा मैक्सिमम रहती है। तो ये तीन पॉइंट्स जो हैं मैं इन्हीं नंबर्स के ऊपर अप्लाई करता हूँ। यानी फर्स्ट मैं कहूँगा कि मुझे दोनों नंबर्स के अंदर कॉमन इंक्लूड करना है। अब दोनों नंबर्स में कॉमन जो है वो 16 है, और सेकेंड रहेगा कि इन दोनों टर्म्स में जो अनकॉमन पार्ट है उसको भी इंक्लूड करना है। यानी x इधर है इधर नहीं है, इंक्लूड होगा, एलसीएम ले रहे हैं, और y यहाँ है यहाँ नहीं है, वो भी इंक्लूड होगा। यानी इसके अकॉर्डिंग जो इन नंबर्स का एलसीएम बन रहा है वो बेसिकली 16xy बन रहा है। अब अगर एलसीएम जो है वो 16xy है तो मैं उसको गिवन एलसीएम से इक्वेट कर सकता हूँ, और यहाँ से मैं इन दो को प्राइम नंबर्स का मल्टीप्लाई निकाल सकता हूँ। यानी मैं ये कह सकता हूँ कि मेरे पास x और y का जो प्रोडक्ट आ रहा है वो बेसिकली 10 आ रहा है। अब लास्ट स्टेप के लिए, यानी अगर मुझे नंबर्स निकालने हैं तो उसके लिए देखो लास्ट स्टेप हम क्या करेंगे, मुझे यहाँ पे ऐसे दो पेयर्स निकालने हैं जो कि को प्राइम नंबर्स के होंगे और जिनका प्रोडक्ट 10 होना चाहिए। यानी मैं देखो ये एज्यूम कर लेता हूँ कि एक मेरे पास x है और एक मेरे पास y है, इन नंबर्स को मल्टीप्लाई करो तो रिजल्ट 10 आना चाहिए, और दोनों के दोनों जो हैं वो आपके को प्राइम होने चाहिए। मैं ये कह सकता हूँ देखो पहला जो पेयर बना, मान लेते हैं x जो है वो 5 है और y जो है वो 2 है, प्रोडक्ट करोगे तो 10 बनेगा। और एक यहाँ पे पेयर और बन रहा है कि मैं x की वैल्यू को 10 और y की वैल्यू को 1 ले लूँ, तब भी जो प्रोडक्ट है वो आपका 10 रहेगा। अच्छा, एक चीज़ यहाँ देखो और ख्याल रखना है कि अगर मैं कहूँ ना x की वैल्यू 5 है, y की वैल्यू 2 है, अगर आप इनको इंटरचेंज करो यानी x की वैल्यू 2 और y की वैल्यू 5 ले लें, तब भी वो पेयर जो है वो सेम ही कंसिडर होगा। यानी ये आपके पास दोनों तरह से वैलिड होगा, चाहे इसको मैं 5 और 2 लिखूं या 2 × 5 लिखूं, बात सेम ही है, तो पेयर एक ही रहेगा। यानी मैं यहाँ से ये कह सकता हूँ देखो एक पेयर मेरे पास ये बना जो कि दोनों को प्राइम का है और रिजल्ट 10 दे रहा है, और एक पेयर मेरे पास ये बना जिनको मल्टीप्लाई करो तो रिजल्ट आपका 10 दे रहा है। अब लास्ट स्टेप के लिए देखो क्या करना है कि अगर मुझे नंबर्स निकालने ना तो मुझे इन्हीं x और y को यहाँ पुट करना पड़ेगा जहाँ मैंने नंबर एज्यूम किए। अब अगर मैं देखो पुट करने की बात करूं, मान लेते हैं मैं फर्स्ट पेयर कंसीडर करता हूं, तो फर्स्ट पेयर का मतलब है x की वैल्यू मेरे पास 5 है, तो यहां अगर मैं x की वैल्यू पुट करता हूं तो 16 × 5 यानी 80 रहेगा, और 16 × 2 यानी कि 32 रहेगा। यानी अगर मैं कहूँ मेरे दो नंबर्स जिनका HCF 16 और LCM 160 था वो 32 और 80 है।
अब एक बार गिवन रेंज की अगर मैं बात करूं तो क्या 32 और 80 इस रेंज में लाई कर रहे हैं? तो हम देखेंगे बिल्कुल लाई कर रहे हैं। यानी मैं ये कह सकता हूं कि मेरा जो आंसर रहेगा बेसिकली वो 32 एंड 80 रहेगा। और अगर यही क्वेश्चन जो है वो सेकंड फॉर्म में पूछे, यानी वो ये कहे कि फाइंड द सच नंबर ऑफ पेयर्स एग्जिस्ट, तो अगर पेयर्स निकालने की बात करें तो पेयर्स मेरे पास यहां पे ये 2 बन रहे हैं, तो मैं उस कंडीशन में कह सकता हूं देयर आर 2 सच पेयर्स एग्जिस्ट। ये तो हमारी थी फर्स्ट वीडियो जिसमें हमने सिर्फ इंट्रोडक्शन लिया एचसीएफ और एलसीएम का, यानी एचसीएफ और एलसीएम का बेसिकली मीनिंग जो था वो क्या था। आने वाली वीडियोस में हम इसी के कुछ और हायर लेवल के क्वेश्चंस करेंगे और देखेंगे कि एचसीएफ एलसीएम में किस टाइप के क्वेश्चंस बन सकते हैं। तो हमसे जुड़े रहें, चैनल्स को सब्सक्राइब करें, और आपका किसी भी रिगार्डिंग क्वेरी हो या कोई भी मन में डाउट हो तो कमेंट सेक्शन में हमें कमेंट करें। थैंक यू वेरी मच।